नमस्कार दोस्तों भारत की जनता भले ही बोल ना रही हो लेकिन परेशान तो है। जितने भी मुद्दे आज चल रहे हैं, फिर चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था हो या दूसरी चीजें, जनता को इन सब मुद्दों ने परेशान तो बहुत कर रखा है। कितना महंगा डीजल इसने कराया, दिन भर सोचता रहूं। Oh my God! Wow! कम से कम ये बात उन लोगों के लिए तो जरूर बोली जा सकती है जिन्होंने भाजपा और मोदी जी को वोट दिया था। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? और उत्तर प्रदेश के लोग तो डबल परेशान हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की बिजली देश में सबसे महंगी बिजली जो है। क्या करते हो चूतियापन का। लेकिन गजब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ लोग ही नहीं, खुद भगवान भी परेशान है। मैं श्री राम जी का मंचन कर रहा हूँ और ये कमेटी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। इन्हें लाइट की सुविधा नहीं मिला और हर साल इन्हें लाइट की सुविधा मिलती है। इस साल नगर निगम वाले इन्हें लाइट की सुविधा नहीं दे रहा है, इसलिए सब लोग धरने पे बैठे हैं। और क्या नाम है, इन्हें लाइट की सुविधा जल्द से जल्द दी जाए, नहीं तो फिर रामलीला नहीं हो पाएगी। ये तो लोगों से ज्यादा परेशाान लग रहे हैं। मतलब राम राज्य आते आते इतना जबरदस्त राम राज आ गया कि राम के लिए ही बिजली नहीं है। अभी तो फिलहाल लाइट नहीं है, तो इस वजह से ऐसे ही मतलब गुजारा जनरेटर से वो कर रहे हैं। तेल भी काफी खर्च हो जाता है इन लोगों का, इतना कमेटी वाले मतलब चंदा वगैरह नहीं उगा पाते इस वजह से। या हो सकता है योगी जी उत्तर प्रदेश को राम के काल में ही ले गए हों, जब बिजली होती ही नहीं थी। खुद योगी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा रामराज आ जाएगा कि रामलीला मोमबत्ती में करनी पड़ेगी। कमाल है। आज आप लाइट नहीं है, इस वजह से मोमबत्ती लेके आप रामलीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो यहाँ रामलीला मोमबत्ती में हो रही है और वहाँ नवाब मलिक ने सुशांत सिन्हा की बत्ती ही गुल कर दी। नहीं, इकाई तय करेगी ना जहाँ है। भाई साहब, हम कहा है वो आप सवाल ना पूछो। आपने कहा सर, इसलिए मुझे तर्क देना पड़ा। आपने कहा हमारी पार्टी वहां नहीं है। देखिए, ये छिछोरापन करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। सर, ये प्रश्न आपको चुभ रहे हैं मुझे लगता है। तो दोस्तों, ये भी उन्हीं गोदी मीडिया के पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने लखीमपुर मामले में दोषियों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करी थी। पूरा दम लगा दिया था कि दोषियों को कैसे न कैसे करके बचा लिया जाए और किसानों को हत्या के मामले में फंसा दिया जाए। से पूछ रहा हूँ, उन किसानों का घर कैसे चलेगा जिनको राजस्थान में दौड़ा दौड़ा के किसानों की हत्या की गई, कानून बनाए गए किसानों के माल के लूट करने के, इसके विरोध में हम खड़े हैं। अगर किसानों का जलियांवाला बाग की तरह निर्मम हत्या कर दी जाएगी और लोग विरोध ना करें, अगर इस तरह की किसी की सोच है तो उस सोच के हम खिलाफ हैं। लेकिन इस बार ये नवाब मलिक के हत्थे ऐसे चढ़े कि इनके होश ठिकाने लग गए। आप जबरदस्ती विरोध क्यों थोपते हैं उन पर, उनकी दुकानें बंद करा के? नहीं, आपको लग रहा है ये जबरदस्ती है, हमें लगता है सर हमारे कैमरे पे लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती है, तो मैं क्या बोलूं सर? आप सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग करके कुछ भी। दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज कमा के खाते हैं, बिना उनको नुकसान पहुंचाइए मैसेज नहीं जा सकता था? 3 महीने मोदी जी ने बंद रखा था, तब दिहाड़ी का सवाल आपने नहीं पूछा। हमें लगता है गरीबों का दर्द आपको है। तो मोदी जी ने 3 महीने बंद रखा, इसलिए आज आपको लगा बंद करना चाहिए। वो तो कहा गया कि जान बचाने के लिए था, आज जान लेने के लिए था। देखिए, आपका ओछा तर्क है। जितने सवाल थे हमने दे दिए। आपको जिस तरह खबरें दिखानी दिखाइए, जो सवाल आपको पूछ के लोगों के जवाब रिकॉर्ड करके दिखाना दिखाइए, उसको लेके हमें कोई भी आपत्ति नहीं। धन्यवाद। सुशांत सिन्हा की ऐसी ही हरकतों को देखकर सुधीर चौधरी ने एकदम ठीक ट्वीट किया था। चापलूसी जहर बन जाता है जब कान उसे अमृत समझकर पी जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद। और पत्रकारिता चाटुकारिता बन जाती है जब पत्रकार अपना ईमान बेच देते हैं, सुधीर चौधरी। दोस्तों, हाल ही में गोदी मीडिया ने भारत की जो इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है, अब लगता है यही जिम्मा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उठा लिया है। क्योंकि उन्होंने भी गोदी मीडिया से होते हुए ऐसा ही काम किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक ट्वीट किया, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज नॉट अ डिक्टेटर बट द मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर द कंट्री हैज एवर सीन। अब दोस्तों, इसी ट्वीट पर एक लेजेंड टेनिस प्लेयर मार्टिना नवरातिलोवा ने रीट्वीट किया, एंड फॉर माय नेक्स्ट जोक। तो कुछ ये चल रहा है। सिर्फ ये ही नहीं, हमारे गृह मंत्री जी ने हमारे ही देश के कम पढ़े लिखे लोगों को देश पर बोझ बता दिया। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है।
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लाइन बोलने से पहले क्या इन्होंने ये लाइन सुनी थी? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मतलब अमित शाह जी, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी के लिए तो ऐसी बातें मत करो। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मतलब बुरा लगता है यार, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अब इन्हें जरा कोई ये बताए कि जिन कम पढ़े लिखे लोगों को या अनपढ़ लोगों को ये देश पे बोझ बता रहे हैं, तो जब देश में आर्थिक संकट था लॉकडाउन के दौरान, उस आर्थिक संकट से देश को किसने उबारा था? किसानों ने और मजदूरों ने। और यही वो एक क्लास है जिसमें कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग काम करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप कुछ भी बोलें, लेकिन ऐसा ना बोलें कि देश के अनपढ़ लोग देश पर बोझ हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं जोड़ा जहां वो गए ना हो। तर्क ये दिया गया कि वो भारत के दूसरे देशों से जो रिश्ते हैं वो अच्छे कर रहे हैं। और एक धमक विश्व पटल पर भारत के विश्व विजेता ने रखी है। गोदी मीडिया भी इसका समय समय पर ढोल पीटता रहता है कि भारत तो विश्व गुरु हो गया और मोदी जी विश्व लीडर हैं, विश्व नेता हैं, वगैरह वगैरह। एक ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विश्व पटल पर उभरी। लेकिन एक सच ये आपसे हमेशा छुपाते हैं और आज भी छुपा रहे हैं, जिस पे प्राइम टाइम डिबेट होनी चाहिए। 2-2 घंटे क्या, पूरे दिन टीवी न्यूज चैनल्स पे बात होनी चाहिए, लेकिन पूरे दिन छोड़िए 1 मिनट भी नहीं हो रही है। वो ये है कि भारत के पासपोर्ट की इज्जत और गिर गई है। इंडिया के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, इस पे बहुत ज्यादा गिरावट आई है पिछले 1 साल में। पिछले साल आप अगर देखोगे तो भारत की यहाँ पर रैंक थी 82, अब हम कहाँ पे आ गए हैं 90 पर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारत का पासपोर्ट गिर के 90 स्थान पर आ गया है, जिम्बाब्वे और मंगोलिया जैसे देशों से भी नीचे। मतलब 2013 से पहले जिस भारतीय पासपोर्ट की इज्जत ज्यादा थी वो अब कम हो गई है 56 इंच वाले मोदी जी के काल में। आप अगर देखो, जिम्बाब्वे हमसे आगे है, मंगोलिया हमसे आगे है, फिलीपींस, युगांडा जैसे जो देश हैं, अफ्रीका के देश, वो भी आज के समय हमसे आगे हैं। अभी भी मोदी जी अमेरिका गए, वहां से आए तो बहुत बड़ा इवेंट किया गया, उनका स्वागत किया गया, गोदी मीडिया ने पूरा एंडोर्स किया, लेकिन इस खबर पे कोई चर्चा नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि बॉस नाराज नहीं हो जाएंगे। बेलारूस, जिस पर कई यूरोपियन देश सैंक्शंस की बात कर रहे थे, उसकी रैंक हो सकती है 73, तो कोई रीजन नहीं है कि भारत के पासपोर्ट की रैंक इंप्रूव क्यों नहीं हो। अरे कम से कम आप भारत के पासपोर्ट को ऊपर नहीं ले जा सकते तो कम से कम नीचे तो मत लाइए। देश संकट में है। वैसे तो गोदी मीडिया इस मुद्दे पर बात करेगा नहीं, और अगर करी भी तो जैसे बाकी मुद्दों को कोविड के पीछे छुपा दिया, इसे भी छुपा देगा। जैसे कोविड जापान या सिंगापुर में तो आया नहीं था, जो पहले नंबर पर हैं। दुनिया में जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है आज के समय, ये है 2 देशों का। रैंक 1 यहाँ पर शेयर करी है जापान और सिंगापुर ने। तो आप मान के चलिए कि गोदी मीडिया इसको भी यही बोल देगा कि कोविड की वजह से भारत का पासपोर्ट नीचे आ रहा है। तो भारत के पासपोर्ट की तरह आप भी अपनी नजरों को थोड़ा सा नीचे लाइए। लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबा दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।